नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। साथ में है नरेंद्र ठाकुर जी, डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हम लेकर आए हैं अर्थ जगत का डेली बुलेटिन खर्चा पानी। स्वागत है नरेंद्र जी आपका। काफी दिनों बाद आपसे और दर्शकों से मुलाकात हो रही है। शुक्रिया दर्पण, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे भी। नरेंद्र जी, आज हमारी किटी में 4 खबरें हैं, बेसिकली 3 खबरें और चौथा जो है हम जाते जाते शेयर मार्केट का थोड़ा अपडेट लेंगे। तो पहली खबर है शार्क टैंक से जुड़ी हुई, या कम से कम क्यों हमने शार्क टैंक से ली है, और यह खबर का विस्तार जो होगा वो तो आप करेंगे। शार्क टैंक में मतलब देखा जा रहा है कि काफी नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बड़े नए नए आइडिया हैं। केवल है ना, टियर 1 सिटी से ही नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटी से, गाँव से 21.कुछ% तो अभी डेटा आया था, वो टियर 2 टियर 3 सिटीज से और छोटे गांवों से आ रहे हैं। और महिलाओं का भी उसमें काफी प्रतिनिधित्व है, 40% के करीब जो है महिलाएं एंटरप्रेन्योर आई हैं उसमें। बच्चों की बात कही जाए तो एक 13 साल की बच्ची है, अगर आपने देखा होगा, उसको भी 50 लाख की फंडिंग मिली है। बच्ची का नाम है अनुष्का जॉली, नरेंद्र जी। तो उसको जिस चीज के लिए फंडिंग मिली उसी के बारे में आप विस्तार से बताने वाले हैं दर्शकों को, और उसी का फिर हम विस्तार लेंगे और जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो चल रही है वहां पे जाएंगे। तो आपका जो ये फंडिंग मिली है अनुष्का जॉली को, इसके बारे में क्या कहना है? क्या इन्होंने ऐप बनाया था? क्या जानकारी है आपके पास? बेसिकली जो अनुष्का जॉली हैं, ये 8वीं क्लास की स्टूडेंट है, 13 साल की, और वो सार्क टैंक इंडिया प्रोग्राम में थी। वहाँ मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उस टाइम उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था कि एंटी बुलिंग एप्लीकेशन जो है कवच, जो है वो किया जाएगा कि जो बच्चे स्कूलों में जो है वो बुलिंग का मतलब एक तरह से यदि थोड़ा इसकी हिंदी वो की जाए ट्रांसलेशन, तो मतलब धमकाने का या डांटने का या थोड़ा शेमिंग का जो पर्सपेक्टिव है बच्चों के लिए खासकर, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें ही उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था और उस आइडिया के तहत उनको जो है वो 50 लाख की फंडिंग जो है वो शादी.com के जो वो हैं सीईओ हैं, और उन्होंने ऑफर किया है। तो मुझे लगता है वो अच्छी बात है। उसमें इस तरह के आइडियाज आ रहे हैं और बच्चे इतनी जल्दी इतनी फंडिंग ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो ज्वलन मुद्दा है जो अनुष्का जॉली ने उठाया है और वो जो हाईलाइट हुआ है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देना होगा कि देखिए ये जो बुलिंग है वो काफी उसके हमें सोशो इकोनॉमिक रीजन समझने होंगे कि या एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा कि और खासकर कोविड-19 में काफी जो है एक तरह से मेंटल हेल्थ का इशू है, एक तरह से ये कहें कि मान लीजिए यदि बच्चे को कोई यदि इस तरह से धमकाता है, उसी का क्लासमेट या उसका बैचमेट या उसका स्कूलमेट, तो उसकी जो साइकोलॉजी पे या उसके जो कॉन्फिडेंस पे जो इफेक्ट आता है, उसके लिए ये एक इंटरवेंशन है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है और उसमें इस तरह का इशू जो कि पहले दबा हुआ था, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को भी झकझोरता है। और जो बच्चे आज फेस कर रहे हैं, इसको एक तरह से ये भी नाम दिया जाता है कि एक एक्सक्लूजन है सिस्टम के अंदर, कि वो बराबरी पे नहीं है, या एक तरह से डोमिनेंस जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे बच्चे काफी अपने को एक तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस में उनको एक तरह से डेंट होता है। तो मुझे लगता है कि हाईलाइट हुआ इशू तो उसको आगे भी बढ़ना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि चलो ये तो 50 लाख की बात है, वो अच्छा इंटरवेंशन है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ कि कोविड-19 में बहुत बड़ा इशू है, मेंटल हेल्थ इशू जो है वो आया है, और बच्चे फेस कर रहे हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन हुआ है और इतना डिजिटल डिवाइड है इंडिया में। तो उसके तहत तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वो इंटरवेंशन करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं एक तरह से मतलब एक तरह से चैलेंज भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने जरूर बोला है, खासकर बजट में बात आई थी, निर्मला सीतारमन जी बोल रही थी कि इस तरह के इशू के लिए हम हेल्थ में या हेल्थ बजट में थोड़ा हम बढ़ाएंगे। लेकिन रियलिटी में देखें तो जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है बजट में, वो तो कुछ 0.1% इंक्रीज किया है, मतलब रियल लेवल पे जो है वो कम हुआ है। कि यदि इन्फ्लेशन से देखें कि आज हम पता ही है कि
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6% को ही क्रॉस कर गया है। तो उस हिसाब से पिछले साल के मुकाबले इस साल रियल लेवल पे बजट कम हुआ है। और जब आप बात कर रहे हैं कि इतना ब्रॉडर लेवल पे 2 सालों का जो कोविड का काल रहा है, और आई होप कि ओमिक्रॉन के बाद वो साइड इफेक्ट उतने ज्यादा नहीं होंगे या इतना म्यूटेट नहीं करेगा, विश करते रहते हैं हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट को इसको और इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ये जो बुलिंग का जो पॉइंट है, बहाना चाहे अभी हम अनुष्का जॉली 13 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और 50 लाख फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको ब्रॉडर लेवल पे हिंदुस्तान में देखें, खासकर एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ एक्सपेंसेस को बढ़ाने की जरूरत है। बस मैं इसमें एक डेटा देना चाहूंगा इस रेफरेंस में। मैं आपको बताता हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ है और जो उसमें जो फंडिंग दी गई है इस टाइम, वो कम हुई है। पिछले साल 71,000 करोड़ रुपया दिया गया था बजट में, और इस साल जो है 41,000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो उससे भी ये मतलब कहा बताइए 30,000 करोड़ रुपया कम कर दिया गया है। और इतनी बड़ी समस्या है, तो जानबूझ के मैं ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि ये भी एक बड़ा इशू है। और उसमें खासकर जो डॉक्टर्स या नर्सेज या काउंसलर जो हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उस तरह की एक तरह से हेल्थ वर्कर्स की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसमें बिना पब्लिक फंडिंग के हेल्थ सेक्टर में इस तरह की चैलेंजेस जो हैं एड्रेस करना मुश्किल होगा। तो वही एक सजेशन है गवर्नमेंट को कि ये चीज देखे, और यदि मान लीजिए एक बच्चा ये कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हेल्थ एक्सपेंसेस को या हेल्थ बजट को बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल, जो आपने जानकारी दी थी वो मैं और थोड़ा उसको रिफाइन कर देता हूँ कि जो फंडिंग मिली थी वो पीपल ग्रुप यानी शादी.com के सीईओ अनुपम मित्तल और बोर्ड के को फाउंडर अमन गुप्ता की तरफ से वो फंडिंग मिली थी। बिल्कुल आपने जो सही जानकारी दी, 50 लाख की जो फंडिंग मिली है। साथ ही साथ ये आपने जो इसको एक वितान दिया नरेंद्र जी, और एक फंडिंग को या फिर शार्क टैंक जैसे एक इश्यू को आपने पूरे भारत जिस चीज से आजकल जूझ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको एक बिगर पिक्चर देखना, मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि जब मैं भी देखता हूं, मैं अभी अपनी इंश्योरेंस खंगालता हूं तो देखता हूं कि उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मेंटल हेल्थ को लेकर आप इंश्योर्ड हो सकते हो, और मेंटल हेल्थ कहीं पे बीमारी की तरह कंसिडर भी नहीं की जाती है, और अगर की भी जाती है तो उसकी मजाक, वहां पे भी आपकी मजाक उड़ सकती है। घर में भी अगर आप कहेंगे मैं किसी साइकेट्रिस्ट या को दिखाने जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहा हूँ, तो मजाक उड़ती है कि क्या हो गया, तू पागल हो गया है, क्या हो गया है। या डिप्रेशन को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है, एंजाइटी को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। नरेंद्र जी बिल्कुल, मतलब ये तो मानना ही पड़ेगा, इस कारण से बुलिंग भी इसी से रिलेटेड है। देखिए कि किसी को भी डोमिनेंस की कोई हक नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन या ये जो सभ्य समाज है। लेकिन अभी भी एजुकेशन इंडिया में बहुत कम है। जैसे इंडिया में हायर एजुकेशन में टोटल इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 25 से 27% है। इसका मतलब अभी भी 75% के लगभग जो स्टूडेंट है 18 से 24 साल के बीच में, वो हायर एजुकेशन से बाहर है। तो ये तो अभी लिटरेसी लेवल का या हायर एजुकेशन का हाल है। तो जब ये बिल्कुल आपने सही कहा, तो इसलिए जब कोई भी इस तरह के स्ट्रेस वाले इश्यूज आ रहे हैं, खासकर शहरों में, इनफैक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगता है कि इसी तरह के इशू हैं, लेकिन उसको इतना पिछड़ेपन से और उससे देखा जाता है। और इतने मतलब आप कैंसर वाली बीमारी को तो देख लेंगे, या टीबी को देख लेंगे, या मलेरिया को देख लेंगे, डेंगू को देख लेंगे, लेकिन जब मेंटल हेल्थ का इश्यूज आता है तो उस तरह की दकियानूसी या इस तरह का पिछड़ापन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए जब समाज इस धरातल पे है, तो मुझे लगता है उसमें सरकार का इंटरवेंशन उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सरकार के पास हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं और इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। और मेन बात है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, या कहने का मतलब है कि जो आने वाले लीडर्स हैं, जो आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आने वाले जो है नेशनलिस्ट हैं, वो यही तो बच्चे होंगे। और यदि उनकी हेल्थ जो है एड्रेस आज नहीं की जाएगी, और यदि एक बच्चे ने प्रयास किया है, तो सरकार को भी समझ आना चाहिए कि इसमें 50 लाख एक छोटा सा इंटरवेंशन हो सकता है, लेकिन जो आपकी फंडिंग है, जो मैं कह रहा हूँ कि आपने 71 से पब्लिक हेल्थ जो है, जो बजट है वो 41,000 करोड़ कर दिया है, उसको आप बढ़ाइए और इन एरियाज पे आप एड्रेस करिए या उन पे इन्वेस्ट करिए। जी,
आपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बात कही और बिल्कुल सही बात कही। मेरे को गंगा जल का या किसी मूवी का डायलॉग भी याद आता है कि अगर राजनेता भी हैं तो हम ही में से निकल के आए हैं, पुलिस वाले भी हैं तो हम ही में से निकल के आए हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो नया प्रधानमंत्री बनेगा या कभी कोई आईएएस अधिकारी बनेगा, वो इसी पीढ़ी में से निकलेगा। तो वो कैसी पीढ़ी होगी या उनकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, इन सब की ओर को सरकार का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसा आपने कहा, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर से या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नई पीढ़ी के लिए एक अच्छी खबर भी है कि जो नैस्कॉम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से कम प्रथम दृष्टया तो मुझे अच्छी खबर लग रही है। आईटी सेक्टर में काफी जॉब जनरेशन हो रहे हैं। खबर मेरे सामने खुली हुई है और आपने ही मुझे ये सेंड की थी। क्या पूरी खबर है, क्या इसके निहितार्थ हैं, क्या इसके हिडन ट्रुथ्स हैं, आपसे जानना चाहूंगा मैं, नरेंद्र जी। बेसिकली ये नेस्कॉम की रिपोर्ट है दर्पण, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस साल हमने जो आईटी सेक्टर है हिंदुस्तान का, उसमें हमने 4.5 लाख नौकरियां ज्यादा दी हैं। और उसमें से इसलिए टोटल 50 लाख नौकरियां जो है इंडियन आईटी सेक्टर में हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो गई है 2021 के मुकाबले 22 में। तो ये मतलब 21-22 में मुकाबले 20 और 21 के। तो एक ये महत्वपूर्ण खबर है, और ये हम बार बार कहते रहते हैं, ये टॉप 10% हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे, आईआईटी से ग्रेजुएट होंगे, और वहां से जनरली उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जॉब करने की, या जेएनयू से लोग जब ग्रेजुएट होंगे या मास्टर्स करेंगे। तो इसलिए उनको तो डेफिनेटली एक है, और दिख भी रहा है कि, और खासकर कोविड में तो आईटी सेक्टर का ही बोलबाला था। चाहे हमें लैपटॉप यूज करना है, या इनफैक्ट हम जो न्यूज दे रहे हैं या हम लोग जो शेयर कर रहे हैं खर्चा पानी में जो बातें कर रहे हैं दर्शकों से, वो भी जो है वो आईटी सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है एज ए होल, सिग्नल से लेके और नेटवर्क तक। तो इसीलिए हमें दिख रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान का जो आईटी इंडस्ट्री है वो 2021-22 में अब टोटल जो उनका एक तरह से आउटपुट हो जाएगा वो $227 बिलियन हो जाएगा। वो बड़ा अमाउंट है। मतलब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं इस रिपोर्ट में कि 2011 के मुकाबले, आज से मतलब 10 साल के मुकाबले सबसे हाईएस्ट लेवल पे इतनी ग्रोथ दिख रही है इसमें। और वो ग्रोथ रेट बता रहे हैं 15.5%। 15.5% बहुत बड़ी ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, और ये कहीं ना कहीं कोविड का आईटी जो पेनिट्रेशन हुआ है उसका रिफ्लेक्शन है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है आईटी इंडस्ट्री का, जब नेस्कॉम रिपोर्ट कह रही है, उसमें वो 17% से इंक्रीज किया है। मतलब यदि मान लो हम कहें 20 के मुकाबले 21 में 17% जो है एक्सपोर्ट निर्यात जो आईटी सर्विसेज का हो रहा है, तो बड़ा वो एक फिगर है। वैसे वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है जिसके थ्रू आईटी सर्विसेज हम लोगों को हिंदुस्तान में दी है, तो 10% उसका भी इंक्रीज हुआ है 21 में 20 के मुकाबले। तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, कि ये जो 4.5 लाख नौकरियां 2021 में दी गई 20-21 के मुकाबले 21-22 में, तो यदि 50 लाख नौकरियां टच की है, और ये जो नई नौकरियां आई है 4.5 लाख, उसमें 44% जो नौकरियां हैं वो महिलाओं की हैं। ये एक जेंडर डायमेंशन भी है इसमें। ये बेहतर है कि मान लीजिए 60% जो है, या 66 क्या कहें, मतलब लगभग 56% जो है वो आपको ये वहां पे मेल दिख रहे हैं, तो 44% या उससे थोड़ा सा और अधिक जो है वो फीमेल दिख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब जो यदि हिंदुस्तान की लड़कियां या महिलाएं जो पढ़ रही हैं, उनका आईटी सेक्टर में भी एक अच्छा खासा इंक्लूजन जो है वो हो रहा है। अच्छा, आपने एक जो दिखाई थी असंगति जो दिखाई थी कि 50 लाख रुपए अगर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किए हैं पहले खबर में, या जो इन्वेस्टमेंट किए हैं या कैपेक्स में लगाए हैं, लेकिन सरकारी कितना कर रही है, एक अजीब से असंगति है। क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा। वही असंगति यहाँ पे भी जॉब्स के मामले में भी आ रही है। क्योंकि जैसा आपने कहा था, आईटी सेक्टर जो है 10% या 11%, या फिगर्स आपके पास बेहतर होंगे, वो जॉब्स उतनी जॉब जनरेट कर रहा है। अब उसका 10% का अगर 10% निकाला जाए तो कितना जॉब जनरेट होगी। जबकि दूसरी तरफ जो छोटी छोटी जॉब्स हैं, असंगठित क्षेत्रों की बात की जाए, कृषि की बात की जाए, इसमें हालात मुझे उतने बेहतर नहीं लग रहे हैं। और इसी की ओर कोई इशारा मनरेगा जैसी स्कीम्स भी कर रही है, जहां पर लगातार जो सरकार का इंटरवेंशन है या जो सरकार का
सरकार जो राशि इसमें डाल रही है वो कम होती जा रही है या स्थिर होती जा रही है? स्थिर होती जा रही है को भी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़ा जाए तो कम होती जा रही है कहा जा सकता है, नरेंद्र जी। बिल्कुल, मतलब ये बात सही है, इसलिए हमने पहले रेफरेंस में बात की कि आईटी सेक्टर में या टॉप मोस्ट जो लेयर है, जो इसको कहते हैं रिच या मिडिल अपर मिडिल क्लास जो है, वो 10% में आ रही है, जिसमें हम लोग टीचर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप लोग, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो लगभग हम ये कहते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में अराउंड 10%, हम मोर और लेस ये माने टॉप 10% जो है वो उसमें आ जाते हैं, इसलिए वो हम आईटी इंडस्ट्री में भी उसको ही देखते हैं कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो उसी कैटेगरीज के हैं। लेकिन मेन जो समस्या यहाँ पे है, जो नरेगा के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, और एज ए होल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो 90% जो पॉपुलेशन है, जो वर्कर्स हैं, वो कहाँ है? 90% जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो कहाँ है? वो असंगठित क्षेत्र में है, वो कृषि क्षेत्र में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो या इवन शहरी क्षेत्र में भी है, तो वो फिर झुग्गी झोंपड़ियों में है या लोअर मिडिल क्लास है वो। तो उसमें कहीं ना कहीं कोविड में काफी बड़ा हिट हुआ है, और वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, और हमने पहले से डेटा देखा है कि वेज लॉस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। इस कारण से हमें एक थी भवैया जो पिक्चर आई कि जब बिहार में, यूपी में और इलाहाबाद में जिस तरह लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो जब ये बेरोजगारों के ऊपर, तो रेलवे भर्ती उससे को लेकर। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल रेलवे भर्ती को लेके, तो उसमें हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि इसको बोलते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए था अलग अलग लेवल पे। जैसे मान लो महात्मा गांधी रूरल जो नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो एक्ट है, उसके तहत जो है वो कम हुआ है, मतलब बजट। ये एक बड़ी बात है कि मान लीजिए मैं फिगर दे रहा हूँ, और वो डायरेक्ट फिगर है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बजट का। आप देखिए कि वो 20-21 में बजट था नरेगा का, वो था 1,65,628 करोड़ रुपया। 1,65,628 करोड़ रुपया था 2020-21 में। वो जो है वो बाद में रिवाइज हुआ 21-22 में, मतलब पिछले साल या अभी चल रहा है, वो रिवाइज हुआ और वो कम हो गया 1,21,152 करोड़ रुपया। 1,21,152 करोड़ रुपया। अब जो अमाउंट आ रहा है इसमें दर्पण, वो है 9 लाख क्या 99,000 हो गया, 99, 99,214 है ना, 99,214 है ना, 99,214 जो है वो हो गया, मतलब 1 लाख से कम हो गया है। मतलब यानी कि 22-23 में नरेगा में जो बजट दिया गया है वो 1 लाख से कम हो गया है, जबकि उनके पिछले 2 सालों के मुकाबले जो था वो 1 लाख से ऊपर था। एक बार जो है वो 65 लाख जो है 65,000 करोड़ रुपया ज्यादा था, दूसरी बार जो 1 लाख से जो 21,000 करोड़ रुपया ज्यादा था, और अब जो है वो 1 लाख से कम हो गया है। कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ इस पॉइंट से कि आप इस तरह से फूड सब्सिडी में, वैसे ही जो है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में, ऐसी चीजों में सरकार ने बजट कम किया है। और ऐसा नहीं है कि और हम ये कह रहे हैं कि बजट ये कम किया गया है, और जब हम ये देख रहे हैं कि 90% जो है पॉपुलेशन का बुरा हाल है, और 10% एक लेवल पे एड्रेस भी कर रही है कई चीजें जो आईटी की हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स आईटी सेक्टर की हिंदुस्तान की, उसमें बढ़ाया जाना चाहिए था। और उसमें मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं कह रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहे हैं, उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि मांग कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो हमारी जो कैपेसिटी या प्रोडक्शन की हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मांग उतनी नहीं है। तो इसलिए मोरलेस ये फिगर आ रही है दर्पण की 50 to 60% जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, मान लीजिए हमने 1000 कारें बनानी थी, हम जो है 600 से 700 कारें ही बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मांग नहीं है। तो उसके लिए CII, एसोचैम, इस तरह के जो जितने कॉर्पोरेट सेक्टर की जो ये जो एसोसिएशंस हैं या कन्फेडरेशन है, वो कह रही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा कीजिए। ये रिपोर्ट यही बोल रही है कि नरेगा को आपने जो बजट कम किया है, जो फूड सब्सिडी में कम की है, जो फर्टिलाइजर में आपने कम किया, MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन है, उसमें कमी आई है। तो उससे क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो डिमांड की जो प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी, जो यूथ की जो प्रॉब्लम है, या जो इन्फॉर्मल सेक्टर में जो प्रॉब्लम है, वो एड्रेस ठीक से नहीं हो पाएगी। तो जो आपका एम है, जो एम आपका है कि आप 8 to 8.5% आप ग्रोथ रेट भी अचीव करना चाहते हैं, आप जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनाना चाहते हैं, तो वो मुश्किल होगा।
और इसलिए मुझे लगता है कि 90% की जो हम बात कर रहे हैं उसको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आप 10% की ग्रोथ थोड़ा तो दिख जाएगी, लेकिन बिल्कुल 90% नहीं ग्रो करेगा तो मांग नहीं होगी, सप्लाई ऐसी पड़ी रहेगी। बिल्कुल वही चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर 10% में 10% की ग्रोथ होती है तो वो 1% होती है, लेकिन अगर 90% में 10% की ग्रोथ होती है तो फिर वो 9% 9% हो जाती है। तो बिल्कुल। इसीलिए वो ग्रोथ भी महत्वपूर्ण है। समुद्र में जैसा होता है नरेंद्र जी कि उतार चढ़ाव रहते हैं, मतलब लहरें बनती रहती हैं, लेकिन कभी तूफान आता है तो लहरें ऊंची भी ज्यादा बनती है और नीची भी ज्यादा बनती है। पिछले दिनों यूक्रेन वाला तूफान जो है सेंसेक्स में शेयर मार्केट में आया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल नीची लहरें ही नहीं, ऊंची लहरें भी बहुत ज्यादा बन रही है। पहले दिन 3% का गिरावट होती है, अगले दिन 3% का चढ़ाव आ जाता है। 3% का चढ़ाव कितना बड़ा है इसका, इसको इस हिसाब से लगाइए कि पिछले बजट में यानी कि 1 फरवरी 2020 में, सॉरी 2021 में इससे ज्यादा चढ़ा था। तब से लेकर 1 साल हो गया, तब से लेकर अब कल के दिन ये इतना बड़ा था। आज भी कमोबेश वही हाल रहा। इंट्राडे में 0.80% तक एक वक्त सेंसेक्स या निफ्टी दोनों जो महत्वपूर्ण इंडेक्सेस है वो बढ़े, और अभी मैं देखता हूं तो वो घट के 0.17% के करीब निफ्टी घटा हुआ है। 30 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये ऊंची नीची नीची ऊंची जो लहरें हैं, इनके बनने का कारण यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जोड़ दिया जाता है, होता नहीं है। और अगर है तो क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है, क्या इसकी संभावनाएं हैं, और क्या आगे हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय देना चाहेंगे आप? इसमें दो तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो बात सही है कि अब जो है स्टॉक मार्केट जो भी है, चाहे इंडिया का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे या यूके का है या जापान का है, कनेक्टेड है, तो ग्लोबल मार्केट्स हैं ये। तो उसका इम्पैक्ट तो एक दर्पण होता ही है। जो यूक्रेन का आपने फ्रेमवर्क बोला, बिल्कुल, कि कल खबर आ रही थी कि ये रशिया ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया अपने ट्रूप्स, इसलिए वॉर की जो सिचुएशन हो रही थी तो पहले हो रही थी। तो आप कह रहे थे जब बाइडेन ने बात की और रशिया ने कहा नहीं हम अटैक करेंगे, तो नहीं, तो 3% डाउन था स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान में। और जैसे कल खबर आई कि नहीं नहीं वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग में हम देख रहे थे कि वो 3% अप हुआ आज। और आज हमने देखा जैसे 2 बजे फिर खबर आई है, नाटो ने खबर दी है, वो नेशनल अमेरिकन ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने खबर दी कि ये अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो जब कंफर्म नहीं कर रहे, 2 बजे जब न्यूज आई तो उन्होंने वैसे दोबारा 3% जो अप था फिर वो फिर जो है वो एक तरह से मॉडरेट डाउन हुआ। तो इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सेंसेक्स जो है 4% कम पे बंद हुआ है। निफ्टी जो है जो 50 वाला है वो 0.3%, मतलब एग्जैक्टली 0.2%, 7% पे जो है वो कम पे बंद हुआ है। वो जो निफ्टी बैंक है उसमें 0.8% के वो जो है वो कमी के साथ जो बंद हुआ है। तो एक लेवल पे बस ये बात है कि यूक्रेन का या ग्लोबल इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन उसी के साथ मैं लिंक ये जरूर करना चाहूंगा, जो और बात मैं करना चाह रहा था कि देखिए स्टॉक मार्केट जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो टॉप 10% को ही बताएगा। 90% की जो हम बात कर रहे हैं, जब तक वहां पे आप एड्रेस नहीं करेंगे तो इसमें भी इंस्टेबिलिटी होगी। तो मान लीजिए चाहे उस टाइम चाहे इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी था अलग ढंग से कि हम रेजिलेंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और हमें मालूम है कि यूएस में क्रूड ऑयल का इशू आएगा, यूक्रेन वाले किस तरह के इशू आ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसमें ठीक करना, यदि आपको फाइनेंशियल मार्केट को भी करना होगा तो उससे पहले आपको या उसके साथ साथ मुझे लगता है ज्यादा तवज्जो देके जो है आपको इनफॉर्मल सेक्टर को, या 90% जो पॉपुलेशन है, जो वर्कर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट को उन पे ज्यादा ध्यान देना ही होगा। और उसमें बाई चांस अभी ये बात हो रही है कि एक लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर या उनकी बॉडीज वो भी बोल रही हैं कि आप इस इशू को एड्रेस करिए। तो यानी कि जब आप स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, या मान लीजिए कभी तो आपने कहा कि डाउनफॉल या डाउन वेव्स भी आती हैं, तो यदि उसको आपको संभालना है तो आप इस सेक्टर को संभाले रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो यदि इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ भी रहे हैं, रिस्क आते भी हैं, उन भूचालों को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, कंटेन कर पाएंगे। और साथ ही साथ जैसा इन्वेस्टर्स के लिए, तो मतलब मैं आपसे भी राय जानना चाहूंगा जाते जाते, उनके लिए तो यही रहेगी कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो किसी भी स्थिति में मतलब न्यूज और र्यूमर्स में इन्वेस्टमेंट करने की या निकालने की, या बॉटम
फिशिंग जिसे कहते हैं कि थोड़ा डाउन है तो ज्यादा खरीद भर लिया, इस तरीके की से करने से अच्छा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लगातार करते रहिए और किसी न्यूज से या किसी भी ऐसी चीज से प्रभावित नहीं हुई है। और डाइवर्सिफिकेशन तो एक एक राय है ही कि आप सारा एक ही शेयर में ना लगाएं और सारा का सारा शेयर में ना लगाएं, कुछ गोल्ड में लगाएं, कुछ आप एफडी वगैरह जैसी कन्वेंशनल चीजों में लगाएं, रियल एस्टेट्स के कुछ अभी कुछ ऐसे पत्र आए हैं या वो आए हैं जिनमें आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से राय रहेगी। नरेंद्र जी, एंड करते हुए आप भी कोई राय देना चाहेंगे छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को? मुझे उसमें 2-3 सेक्टर बेटर लगते हैं। वैसे तो बिल्कुल आपने ठीक ही बोला और हम लोग ये बात करते रहे खर्चा पानी में कि इन्वेस्टर्स को कभी संभल के चलना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन एक उसका पर्सपेक्टिव है कि आप डाइवर्स करिए अपने पोर्टफोलियोज को। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है जो पहले भी खबर आ रही है और स्टॉक मार्केट में या एनालिस्ट बोल भी रहे हैं कि इस टाइम 2 सेक्टर्स जो हैं काफी मजबूती के साथ मूव कर रहे हैं। एक तो एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो काफी तेजी से मूव कर रहे हैं, जिसमें हम ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं या ई एनर्जी की बात कर रहे हैं। और दूसरा है हेल्थ केयर सेक्टर में। तो हेल्थ केयर सेक्टर की डिमांड अभी है, उसमें आप जो है, और इसलिए आज मैंने देख भी रहा हूँ जो इसमें स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें आपको आप दिख रहा है इस टाइम। हाँ, और जबकि बैंकिंग सेक्टर में जो डाउनफॉल दिख रहा है 1% डाउन भी दिख रहा है। तो ये तो चलो शॉर्ट रन की बात है, लेकिन यदि हम निवेशकों के बारे में बात करें, खासकर रिटेलर्स जिसके बारे में हम कंसर्न रहते हैं कि उनकी आय जो है वो 5 लाख से कम है, ऐसे 80% हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, उनको यही है कि एक तो सलाह की डाइवर्सिफाई करिए और दूसरा जो है ऐसे सेक्टर जिसमें बात कर रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो जितने स्टॉक्स हैं उसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट करिए। और तीसरा कि जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो शेयर्स है उसमें आप इन्वेस्ट ज्यादा करिए, वो बेहतर होगा या स्टेबल होगा। जी, तो दर्शकों के लिए अंत में यही राय आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से, जब पहाड़ों में जाते वक्त आप भी पहाड़ के, मैं भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसे कीवर्ड लगे रहते हैं, या दुर्घटना से देर भली जैसी, वही राय दर्शकों के लिए भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। और ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए लंदन टॉक। शुक्रिया।